Okay, so let's continue. करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के लिए हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज द सेकंड लेक्चर. इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है. पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पर करंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक करंट को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उसका यूनिट क्या हो सकता है, एज अ क्वांटिटी उसके डायमेंशंस हमें कैसे लिखने हैं, किसी गिवन सिचुएशन में करंट का डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. हमने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये पता किया कि करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, बट चूंकि उसमें डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन उसका मीनिंगफुल है, इसलिए बहुत करेक्टली अगर कहा जाए तो हमें कहना होगा कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है जो वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, बट उसके पास डायरेक्शन जरूर होता है. सो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द करंट, आई में से इलेक्ट्रिक करंट, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. अब इस लेक्चर में हमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करना है रिगार्डिंग कि किसी गिवन कंडक्टर में एक्चुअली करंट का फ्लो होता कैसे है, वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से चार्जेस का फ्लो होता है, और वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. So we just have to deal lot of mathematical conditions. Maybe sometimes we will be requiring a kinematical equation and general maths. इसके बिना पर हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, दैट वी कॉल एज करंट डेंसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. सिंबॉलिकली इस टर्म को हम जे ऐसे सिंबल से बताते हैं, और याद रहे कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि करंट ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, कैलकुलेट कैसे किया जाए, डायरेक्शन कैसी है, ये सब कुछ बताया जा चुका है. देन व्हाई वी नीड एन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ करंट डेंसिटी? क्या जरूरत है करंट डेंसिटी की एक एक्स्ट्रा टर्म बनाने की? तो बच्चों इसका रीजन बड़ा सिंपल है. करंट का अपना खुद का डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, बिकॉज वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है. तो किसी गिवन सिचुएशन में अगर हमें कुछ वेक्टर कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ डायरेक्शन को रिलेट करके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, तो वहां पर डायरेक्टली करंट का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल्दो इट डू हैव अ डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स. आप उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप उसके लिए डायरेक्शन रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते. तो हमारे लिए यहाँ पर ये एसेंशियल कंडीशन बन जाती है कि हम करंट के साथ साथ एक और पैरेलल टर्म डिफाइन कर पाए जो कि वेक्टर हो और करंट को ही रिप्रेजेंट करे, लेकिन वेक्टर के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए. सो व्हेन नीडेड to take a kind of dot product, when needed to take a kind of cross product, when needed to take a kind of vector rules application, हम करंट को ना यूज करते हुए हम करंट की डेंसिटी को इस्तेमाल करते हैं. ओके, और ये बिल्कुल उसी अंदाज में डिफाइन किया जाएगा जैसे किसी नॉर्मल सी चीज की डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं. तो यहां पर भी हम करंट को उसी तरीके से डिफाइन करेंगे. लेट्स हैव अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है. अब इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है. मैं ये कहता हूं कि ये जो भी एरिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये DA है ऐसे. अब चलिए ये मान के चलते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है. मैं पॉजिटिव चार्जेस का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि इससे थोड़ा डायरेक्शन को समझना आसान हो जाता है. हालांकि इन प्रैक्टिकल किसी कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है वो नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. फिर भी चीजों को आसानी से समझने के लिए हम पॉजिटिव चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये वो, ऐसे कोई कंफ्यूजन मत करो, बस चार्जेस समझ लो. अब हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगाया, ये सारे के सारे चार्जेस किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे. इफेक्टिवली हमने ये देखा कि इनके फ्लो की वजह से
यहां करंट बन गया और मैं ये कह सकता हूं कि इस जगह पे करंट जो बाहर आ रहा है वो ऐसे आए, ऐसे बाहर आ रहा है। ओके, सो हम लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मैं इस करंट को यहां न बताते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ बता देता हूं। तो चार्जेस के फ्लो करने की वजह से यहां पे करंट बन गया आई। ओके, अब अगर हम इस करंट को कैलकुलेट करें, देखें पर यूनिट एरिया, मतलब किसी गिवन एरिया में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू अ यूनिट एरिया, आप ऐसे कहें, या थ्रू अ गिवन एरिया, इस तरीके का एक रेशियो लें, तो ये रेशियो ही अपने आप में कहलाता है करंट डेंसिटी। एंड रिमेंबर दैट कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, सो वी मे से करंट डेंसिटी इज नथिंग बट करंट flowing per unit area. Getting it? Current flowing per unit area. बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपने जहन में अच्छे से बिठाना। जब हम एरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है बच्चों, उस एरिया का एरिया वेक्टर होता है। जैसे ये डीए वेक्टर मैं अगर यहां बनाना चाहूं तो ऐसे बनेगा, जो कि गिवन एरिया के सरफेस पर नॉर्मल होता है। हम जानते हैं एरिया वेक्टर किसी भी गिवन एरिया के सरफेस पर नॉर्मली बनाया जाता है। तो जब हम करंट डेंसिटी लिखने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो हमको एक सिंपल सा रूल यहां पे ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एरिया या एरिया वेक्टर कह लीजिए, करंट की डायरेक्शन के साथ पैरेलल होना चाहिए। अब सपोज फॉर एग्जांपल किसी गिवन सिचुएशन में आपको कंडक्टर ऐसे दिया जाता है, लाइक दिस, ये कंडक्टर है, बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बीइंग कट समथिंग लाइक दिस। ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट किया गया। अब इसका एरिया वेक्टर इन पर्टिकुलर देखा जाए तो ऐसे जाएगा ऊपर, ये डीए हो गया, ठीक है। वैसे ही आप यहां पे दिखा सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्जेस यूं फ्लो होते हुए आ रहे हैं लाइक दिस। अब एज पर दिस अगर हम करंट का डायरेक्शन देखें तो करंट तो ऐसे चल रहा है, लेकिन गौर करें क्या ये एरिया इस करंट के लिए परपेंडिकुलर का सेंस बन रहा है? नो। नहीं बन रहा है। ये करंट इस एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में कंपोनेंट्स। हम इस एरिया का ही एक कंपोनेंट बना लेंगे और हम ऑब्वियसली ऐसा कंपोनेंट तलाश करेंगे, ऐसा कंपोनेंट सर्च करेंगे जो इस करंट के लिए बिल्कुल नॉर्मली आ जाए या एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो जाए। तो ये जो एरिया यहां बनेगा, अगर मैं यहां पे एंगल थीटा क्लेम करता हूं तो ये एरिया हो जाएगा बेटा डीए कॉस थीटा। तो इस सिचुएशन में अगर हम करंट डेंसिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगी जो भी करंट पास हो रहा है डिवाइडेड बाय डीए कॉस थीटा। तो हमें एक जनरल रूल यहां पे याद रखना है कि जब भी हम करंट लिखेंगे, आई और ये जो डीए है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर की निशानी लगा दी, सिंबल लगाया परपेंडिकुलर। ये छोटी सी बात आपने ख्याल रखना है। आप सोचिए आप किसी गिवन सिचुएशन में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हुए आप अगर करंट डिफाइन करते हो, जस्ट इमेजिन करें, तो आप क्या लिखोगे? जे करंट डेंसिटी, डीए कॉस थीटा। अब यहां पे जे ये फैक्टर भी एक फैक्टर है और डीए यानी कि एरिया वेक्टर जो कि किसी गिवन एरिया पर हमेशा नॉर्मली बनाया जाता है। मैं ये चीज आपको अलग से समझा चुका हूं, एरिया वेक्टर पर हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है। तो हम इस करंट को यूं लिख सकते हैं, जे एज अ वेक्टर डॉट डीए एज अ वेक्टर। अब ख्याल करें जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट बनता है तो उनका रिजल्ट तो स्केलर ही होता है, और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हम कॉस ऑफ थीटा लेते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन जे एंड डीए। जैसे इस सिचुएशन में अगर मैं जे को डिफाइन करूंगा तो यूं डिफाइन करूंगा, ये जे हो गया और यहां पे आ गया थीटा, बिकॉज जे को तो हमें उसी डायरेक्शन में लेना होगा जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है।
और इस सिचुएशन में, ये पहली वाली सिचुएशन में, अगर मैं J को डिफाइन करता हूं, यानी कि करंट डेंसिटी को डिफाइन करता हूं, तो मुझे यूं निकालना पड़ेगा। और आप ध्यान लगाएं, यहाँ पे J और DA ये दोनों के दोनों पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे cos 0 बना, एंड cos 0 इज गोइंग टू बी 1। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ये सुनो, Yes, Yes. sir. अब अगर हम किसी गिवन टोटल एरिया के लिए यही करंट का सिनेरियो इस्तेमाल करना चाहते हैं, या इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ J DA cos ऑफ थीटा। बिकॉज DA जो है ये कोई एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया माना जा सकता है, तो आप उसे इंटीग्रेट करें अकॉर्डिंगली विद सर्टेन लिमिट्स। किसी गिवन सिचुएशन में आपको लिमिट्स बताई जा सकती हैं, तो उस हिसाब से आप करंट को कैलकुलेट कर लें। ये तो फर्दर पार्ट ऑफ कैलकुलेशन हो गया। जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो यही होगा। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या बनेगा, जरा सोचें इस पे। करंट डेंसिटी का अगर हम यूनिट बनाते हैं, तो जस्ट मूविंग ऑन टू इट्स बेसिक फॉर्मूला, ये एम्पियर है करंट में, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका यूनिट बनाते हैं, तो हम लिखेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड इफ यू वांट टू राइट इट्स डायमेंशन, तो हमें लिखना होगा m0 l लेंथ -2 t0, और करंट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी यहां पे इंक्लूड हो गया I1। सो ये इसका डायमेंशन बन जाएगा। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जहां कहीं वेक्टर रूल्स में हमें, वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हुए हमें करंट का कोई रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वहां पर हम करंट डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि करंट का। क्योंकि करंट अपने आप में खुद वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो हमें एक पैरेलली ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो वेक्टर के रूल्स को फॉलो भी करे और करंट के मीनिंग को भी वहां पर हमें समझाए। So for that reason, we define the term called as current density. Getting it right? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें और कुछ छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि करंट डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में भी बता सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ अभी फिलहाल मैं डेराइव नहीं करूंगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ हम ये चीजें समझ लेंगे कि करंट डेंसिटी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में भी बता सकते हैं। तो किसी गिवन सिचुएशन में करंट डेंसिटी ऐसी भी लिखी जा सकती है, सिग्मा ई। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, सर व्हाट इज सिग्मा, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। तो यहां पे जो टर्म सिग्मा आता है, इसे हम कॉल करते हैं कंडक्टिविटी। ओके, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल इसका आप कोई ज्यादा टेंशन न लें, बस फॉर्मूला सुन के रखें। समझने की बारी बाद में आएगी, बस सुन लें इसे, क्योंकि हमें आगे बहुत डिटेल में चीजों को समझना है कि कंडक्टिविटी क्या होती है। और इसके साथ साथ एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, या हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आगे मैं कवर करूंगा, चूंकि मैं सिर्फ फॉर्मूला आपके सामने रखना चाहता हूं, तो आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है, रो, ये होती है 1 अपॉन सिग्मा, इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब इस हिसाब से देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E डिवाइडेड बाई रो, बिकॉज अब यहां से सिग्मा हटा के उसकी जगह पे 1/रो लिख दोगे। गेटिंग इट? Yes, sir. अब यहाँ पे हमको एक 2-3 बातें और एडिशनली याद रखनी है। जैसे नंबर 1, आप ये कहोगे कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है एज अ वेक्टर, हमें वही डायरेक्शन इसका यूज करना है जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। ठीक है, बट जब आप इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ रेफर करोगे, तो रिमेंबर दैट कि करंट डेंसिटी एज अ वेक्टर वही डायरेक्शन फॉलो करेगा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, करंट का डायरेक्शन वही माना जाता है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। Yes, So sir. in a given situation, current density is directed in the same direction as that of the electric intensity. एडिशनल बात आपने ये याद रखनी है कि अगर किसी गिवन सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक जैसी है, तो वहां पे करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज दे आर जस्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी गिवन सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है इन पर्टिकुलर, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर करंट डेंसिटी भी
0 है, कोई करंट का फ्लो वहां पे नहीं हो रहा है, ऐसे मानना पड़ेगा हमें। इफ समहाउ वी मैनेज टू गेट द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू बी इक्वल टू 0। तो ये कुछ आइडियाज हैं रिगार्डिंग करंट डेंसिटी। इसे हमें बस एज अ फॉर्मूला और एज अ कंडीशन याद रखना है, बिकॉज आगे के डिस्कशन में मैं करंट डेंसिटी को रीयूज करने वाला हूं। अब आइए शुरू करते हैं एक डिटेल डिस्कशन के साथ कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है और कैसे फ्लो होता है, व्हाट आर द रीजंस, कंडक्टर का बिहेवियर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है। अब इस कहानी को मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो से, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई पोलैरिटी नहीं लगाई, कोई वोल्टेज नहीं दिया, कुछ नहीं, जस्ट एक कंडक्टर हमारे सामने है। तो पहले हम वो बिहेवियर चेक कर लें, वो बिहेवियर समझ लें कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर करता है, वो कैसे बिहेव करेगा। क्या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई करंट बनता है या नहीं बनता है, तो क्या रीजंस हैं, पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि बैटरी या सेल लगाने पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेंगे तो फिर करंट कैसे बनता है। अब जब हम बच्चों कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, बहुत सारे फ्री चार्जेस। अब सवाल ये पैदा होता है, ये फ्री चार्ज का क्या मतलब है, फ्री चार्ज किसे कहेंगे। लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर Cu, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, ओके। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, उसके ऑर्बिट्स और उसकी शेल में जाएं, थोड़ा सा केमिस्ट्री आप यहां पे अप्लाई करें, तो आप यहां ये देखेंगे कि हर एक कॉपर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वैलेंस बैंड में आखिर में आ जाता है। 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते जाएं, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 वाला सारा मामला। Yes, sir. तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएं, शेल सब शेल पूरे स्पिन अप स्पिन डाउन पूरी बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, तो हमें पता चलेगा कि कॉपर के आखिरी वैलेंस बैंड में लास्ट एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। मतलब ये कि हर एक कॉपर का एटम एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को डेवलप करेगा, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को बनाएगा जो आखिर में अनपेयर्ड हालत में बचा हुआ है, अनपेयर्ड, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है, जिसकी स्पिन अप स्पिन डाउन मैच नहीं हुई है। तो हम ये कहते हैं कि ये लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल एटम के आखिरी सिरे पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ बाइंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बिल्कुल वीक बाइंडिंग होती है उनकी। जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, तो ये देखें कुछ कुछ इस तरीके से, सिर्फ ये समझाने के लिए है, ओके। तो ये जो लास्ट आखिरी ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये न्यूक्लियस से उतना स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं होता है, और ये ऐसी हालत में होता है जैसे मानो ये लूज है, ये इस एटम को छोड़ के इधर से उधर, इधर से उधर, विद इन दैट लैटिस, विद इन दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉपर का जो लैटिस होगा, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर वो इधर से उधर, इधर से उधर जंप कर सकता है, मानो जैसे ये फ्री टू मूव है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बिल्कुल आखिरी आखिरी ऑर्बिट में आते हैं, वैलेंस बैंड्स में चले जाते हैं, जो न्यूक्लियस के साथ उतना ज्यादा अटैच नहीं होते हैं और इतना फ्री होते हैं कि ये विद इन द लैटिस, विद इन दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर इधर से उधर जंप कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन चार्जेस को हम कहते हैं फ्री चार्जेस। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि एक एटम में एक ही तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, बाकी सब तो अच्छा टाइटली बाइंडेड है, ये तो कहीं नहीं जा सकते, ये अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकते। तो एक एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो फ्री कर रहा है, तो ऐसा कौन सा बहुत सारा चार्जेस हो गया, और फिर इतना सारा करंट कैसे फ्लो हुआ। तो जरा इस बात को डिटेल में समझते हैं। देखो, कॉपर का जो एटॉमिक मास है
वो होता है तकरीबन 63.54 ग्राम पर मोल। ठीक है, 63.54। अब मान लो मैंने 1 ग्राम कॉपर लिया, 1 ग्राम Cu, ठीक है, सॉरी नॉट 1 ग्राम, लेट मी कंसिडर, एग्जैक्टली 63.54 ग्राम कॉपर लिया। तो इतना कॉपर का मास बनाएगा 1 मोल। एटॉमिक मास यूनिट से समझ में आ रहा है यहाँ पे, इसके मास से समझ में आ रहा है ना। 1 मोल में 63.5 ग्राम कॉपर होता है, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर हम 63.5 ग्राम कॉपर लेंगे तो उससे कितने मोल बनेंगे? 1 mole. 1 मोल। अब आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा होगा, एवोगैड्रोस नंबर, पढ़ा है? Yes, sir. हाँ, उसमें हमें यह बताया गया है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस, गैसियस स्टेट में हो, सॉलिड की हालत में हो, व्हाटएवर इट इज, उसमें कितने एटम्स होते हैं? 6.02। आइए 6.02 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, ये नंबर देखें आप, ये 10 to the power 23, मतलब 10000000023 जीरो लगाना है, प्लस 23। अब जरा इस चीज को इमेजिन करें आप, कॉपर का हर एक एटम आपको कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करा के देता है? 1 electron. 1। 1. मैंने अगर 63 ग्राम कॉपर लिया, 63 ग्राम कॉपर बहुत थोड़ा सा इतु सा होगा, एकदम छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा, निग्लिजिबल, एकदम मामूली सा, ऐसे जैसे छोटा सा एक चौक का छोटा सा पार्टिकल होता है वैसा। 63 ग्राम कोई ऐसा बहुत ह्यूज मास नहीं है, 63 ग्राम, ओनली 63 ग्राम। तो 63 ग्राम कॉपर विल मेक 1 मोल, एंड इन 1 मोल कितने एटम होंगे? 10 to the power 23 एटम्स इंटू 6 और आगे। तो इसका मतलब ये है कि 63.50 ग्राम 54 ग्राम कॉपर में मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे? 6.02 into 10. 6.02 into 10 to the power 23। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब जो हमारा इंटेंशन है कि हम करंट को फ्लो कराएं, जिसके लिए हमें चार्जेस चाहिए, तो एक कॉपर के अंदर बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चार्जेस अवेलेबल है। सिर्फ 63 ग्राम कॉपर में ही मुझे 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिल रहे हैं, जबकि 63 ग्राम कॉपर तो बिल्कुल मामूली सा होगा, एकदम थोड़ा सा होगा। अब सोचो, इमेजिन करो मैंने 1 किलोग्राम कॉपर ले लिया, तो इसका 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। 1 ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में जाऊंगा अगर मैं, 1 किलोग्राम कॉपर अगर मैं लेता हूं तो इसको तो 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 10 to the power 26 और 1000 ज्यादा। तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे मुझे? तो इट्स एन अबंडेंस सोर्स ऑफ चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो ट्रेमेंडसली फ्री हैं, ट्रेमेंडस अमाउंट में मुझे कहना चाहिए फ्री हैं, रेडी टू मूव हैं, इनको हम चला सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम करंट बना सकते हैं। तो ये कंडक्टर की स्पेशलिटी होती है कि उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा था। अब यहां पर हमारे कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम आ जाता है, और वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम किसी मटेरियल को उसके मास के बिना पर उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गिनते बैठेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, ह्यूज नंबर। तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का हमने एक सिंप्लीफाइड तरीका निकाला, हमने एक आसान तरीका निकाला। हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसे हम लिखते हैं n, और ये है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हमने ये टर्म निकाला कि भाई चलो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को गिनना है, अब कहां किस जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है,
तो क्यों ना एक टर्म डिफाइन किया जाए, एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कॉइन की जाए, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल हमारे पास कितने चार्जेस आ रहे हैं। मास को साइड में हटा दो, मास के बिना पे नहीं लेते, वॉल्यूम के बिना पे लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अब यहां हम इंडिया में पॉपुलेशन की बात करें, इतने करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ लोग रहते हैं, कैसे गिने? तो हम रीजन वाइज गिनते हैं, भाई इतने इलाके में इस शहर की आबादी इतनी है, उस शहर की आबादी इतनी है, दूसरे सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, फिर उतने सिटी की पॉपुलेशन इतनी है। मतलब हम नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ दैट सिटी। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। उसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी, कि किसी गिवन वॉल्यूम में कितने चार्जेस आ रहे हैं, ताकि हमें अंदाजा हो कि उसका कॉम्पैक्टनेस कितना है और हम उसका टोटल वॉल्यूम, उसका टोटल काउंट, उसका टोटल फिगर इजीली समझ पाए कि यहाँ चार्जेस बहुत ज्यादा है और यहाँ चार्जेस काफी कम है। बात समझ आ रही है आपके? Yes, Yes, sir. sir. ये टर्म हमें इसलिए डिफाइन करना पड़ा क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा है। अब जस्ट इस कॉपर का ही एग्जांपल ले लो। ये 63 ग्राम कॉपर का अगर मैं छोटा सा टुकड़ा बनाऊंगा तो उसका वॉल्यूम तो बहुत थोड़ा है, इतना इतना सा है। जस्ट लाइक अगर मैं इसका एक ब्लॉक बनाऊं, लेट मी जस्ट कंसीडर कि ये 63 ग्राम कॉपर का एक छोटा सा ब्लॉक है, तो एकदम इतू इतू सी वॉल्यूम बन जाएगी इसकी। ये जो भी वॉल्यूम आएगी इसकी, ये थोड़ी सी वॉल्यूम आ गई इसकी। अब इसके अंदर ऐसा ट्रेमेंडसली इलेक्ट्रॉन पूरे भरे पड़े हैं, तो भाई इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका जो काउंट है हम उसको क्या कॉल करेंगे? स्मॉल एन। ठीक है। Yes, sir. अब हमें एक बार ये समझ में आ जाता है कि इतनी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो किसी बड़ी वॉल्यूम के लिए हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बड़ी वॉल्यूम अगर हमारे पास, तो उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में इतना बैठा, तो टोटल वॉल्यूम में कितना बैठेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके टोटल चार्जेस आराम से निकाल सकते हैं। Yes, ये sir. सब। अब यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको अपने जहन में रखना है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में या किसी भी गिवन वॉल्यूम में अगर हम टोटल चार्ज का काउंट पता करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे कि टोटल चार्जेस कितने हैं। तो आंसर बड़ा सिंपल है बच्चों। जो भी चार्ज किसी कंडक्टर में डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, तो हम लिखेंगे ई। जबकि हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो ई होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं हम सब। Yes, sir. फिर इस ई को हम मल्टीप्लाई करेंगे एन से। एन इज द नंबर, ऐसे कितने हैं। बट एन जो है ये पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको और एक एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो किसी भी गिवन वॉल्यूम में अगर हमें टोटल चार्जेस पता करने हैं, एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पता करने हैं कि भाई मेरे पास 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, 100 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, या इवन 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, वॉट एवर यू से, उसमें टोटल कितने चार्जेस हैं, तो हम उसको ऐसे आसानी से निकालेंगे। ई इज द कांस्टेंट नंबर, एन नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द वॉल्यूम फैक्टर। तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर टोटल कितने चार्जेस। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी कंडक्टर में इतने सारे फ्री चार्जेस मौजूद हैं तो वो कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। क्या वो बस ऐसे ही किसी एटम के साथ एसोसिएटेड हैं और यूं ही रुके हुए हैं, या उनमें कुछ काइंड ऑफ मोशन, कुछ काइंड ऑफ मूवमेंट्स कुछ होते हैं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ एक्चुअली। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के साथ अच्छी तरीके से टाइटली बाइंडेड है, ये करंट के फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ये आउटर शेल वाले, बिल्कुल बाहर बाहर वाले लूजली बाइंडेड जो तकरीबन तकरीबन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही सारा कुछ काम करेंगे अपना। क्योंकि यहां हमें जरूरत है कि चार्ज को हम चलाएं, तो कौन से चार्ज चलेंगे? जो फ्री है वो चलेंगे, जो बाइंडेड है वो तो अंदर ही अटके पड़े हुए हैं, वो कहां चलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि ये चार्जेस कर क्या रहे हैं, तो बच्चों इसका आंसर बड़ा सिंपल है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास
काफी थर्मल एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। नॉर्मल अपना जो 27 डिग्री सेल्सियस वाला रूम टेम्परेचर होता है, इस पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास काफी सारी थर्मल एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये चार्जेस विद इन दैट लैटाइस रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करते रहते। जस्ट लाइक एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपके सामने करूं, तो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। ये लैटाइस का स्ट्रक्चर है, ये फिक्स्ड एटम्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर लगातार मूव करते रहते हैं। ये एक जगह रुके हुए नहीं रहते हैं। दे आर इन अ रैंडम स्टेट ऑफ मोशन, कंटिन्यूअसली मूव करते रहे, और इनके इस मूवमेंट की वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जो आगे चल के हम कहीं पढ़ेंगे, इन विच अ फॉर्मूला इज गिवन टू अस। हम उसे कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये है 3 kBT डिवाइडेड बाई m। अब फॉर्मूले की टेंशन में आप यहां पे मत जाओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सो इफ वी स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज हियर, सो वी गेट सर्टेन आंसर दैट 3 kb, जो यहां पे ये टर्म आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। ये टेम्परेचर 300 केल्विन divided by mass of these electrons, and mass is 9.1 into 10 to the power -31। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका तकरीबन आंसर आता है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये काफी बड़ी स्पीड है, बहुत बड़ी स्पीड है। ये लगातार मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली, दे आर नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं थर्मल एनर्जी के एक्साइटेशन की वजह से। इसे हम थर्मल वेलोसिटी भी कह सकते हैं कुछ हद तक। तो क्या इनका ये मोशन करंट कंट्रीब्यूट करेगा, करंट को बनाएगा? आंसर है नहीं, नहीं बनाएगा। ये थोड़ा हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात है, सरप्राइजिंग बात है कि अरे इतनी बड़ी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, हमें तो चार्ज के मोशन से मतलब था। तो फिर इनका अपने आप से ये रैंडमली जो मोशन हो रहा है, जो जिगजैग मोशन हो रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं, ये करंट क्यों नहीं बन रहा है? तो आंसर सिंपल है बच्चों। जब हम इनके मोशन को देखेंगे ध्यान से, अगर मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे आपके सामने बनाऊं, तो ये पार्टिकल इधर गया, फिर उसके बाद यूं नीचे गया, मान लो यहां से इसने शुरू किया था, लेट मी जस्ट पुट अ रेड डॉट हियर, कि यहां से इसने शुरू किया था, फिर मान लेते हैं पता नहीं इधर कहीं गया लाइक दिस, फिर पता नहीं इधर कहीं गया, फिर इधर कहीं गया, फिर उधर कहीं गया, और एट द एंड वो वहीं आ गया जहां से उसने शुरू किया था। मतलब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो 0 हो जाता है। इधर उधर जाता है और वहीं आ जाता है जहां वो है। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ओवरऑल लेवल पर चार्ज मूव करे ही नहीं, ऐसी बात हुई ना। वो वहीं उसी जगह पर घूम रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर। करंट तो तब बने जब वो पूरे के पूरे आगे बढ़ने लगे, अपनी जगह छोड़कर पूरा आगे बढ़ने लगे, उस कंडक्टर को पार करके, उस सेक्शन को पार करके अगले सेक्शन में, फिर अगले सेक्शन में, फिर अगले सेक्शन में जाएं, तब करंट बनेगा। ये चल जरूर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं हैं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अब इस चीज को देखें आप, फ्लाइज हैं, इसमें उड़ रही हैं, चल जरूर रही हैं, लेकिन कहां जा रही हैं? वेयर दे आर मूविंग? कहीं नहीं है, उसी डब्बे में। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. नो कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ये बिल्कुल ऐसी हालत है, मेहनत बेकार। हालांकि बहुत बड़ी वेलोसिटी है, ट्रेमेंडस वेलोसिटी का बहुत बड़ा वैल्यू है, 10 टू द पावर 5। इमेजिन करें, काफी बड़ी स्पीड है, बट मेहनत बेकार हो गई। जैसे मान लो किसी कमरे के अंदर 10, 12, 15 लोगों को बुला लें, कमरा बंद कर दें,
अब हर पर्सन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछेंगे भाई कौन कहाँ गया, तो एट द एंड हम यही बोलेंगे सारे के सारे कमरे में ही हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, सारी मेहनत बेकार, एनर्जी वेस्ट। कैसा नो? Yes, sir. हालांकि सब कुछ फेवर में है, इलेक्ट्रॉन्स तगड़े हैं नंबर में 10 टू द पावर 23, स्पीड तगड़ी है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, चार्ज डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, ये पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालेंगे तो ये तो जाती है 10 टू द पावर 29 तक। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे ना तो 10 टू द पावर 29 तक जाती है, ये और अच्छी है। मोशन भी मिल रहा है, एनर्जी भी है, बट एवरीथिंग इज एट वेन, सब कुछ वेस्ट, बिकॉज देर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इन सब की नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करें और उन सबको लाइक वेक्टोरियली ऐड कर लें हर एक की वेलोसिटी को टिल द लास्ट nth पार्टिकल, तो हम बोलेंगे भाई सबकी नेट वेलोसिटी एट द एंड हो जाती है 0, क्योंकि कोई गया ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो काय की वेलोसिटी। बात समझ आई? Yes, sir. फिर भी हम यहां पर एक दो और एडिशनल टर्म जोड़ लेते हैं, डिफाइन करते हैं, कोशिश करते हैं उनको डिफाइन करने की। जैसे हम एक टर्म यहां पे डिफाइन करते हैं, हम इसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। गौर से समझना इस बात को। बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर मूव कर रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते रहते हैं। गर्दी ज्यादा है, आप अंदाजा करिए 10 टू द पावर 23 इन जस्ट 1 यूनिट वॉल्यूम। मान लो जैसे एक छोटे से कमरे के अंदर 500-600 लोगों को भर दिया, इधर से उधर, इधर से उधर हर कोई मूव कर रहा है, तो हर कोई एक दूसरे को टकराएगा, कोई दीवार को जाके टकराएगा, लगातार इनके कोलिजन्स होते रहेंगे। तो एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन तक जितना वो डिस्टेंस सीधा चल सका, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्री पाथ। समझ आ गई बच्चों बात? Yes, sir. Yes. उसे हम कहेंगे फ्री पाथ। जैसे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो एक सेगमेंट है, ये क्या कहलाएगा? फ्री पाथ। Free path. ये एक सेगमेंट क्या कहलाएगा? ये भी फ्री पाथ है, कम से कम उसको यहां से यहां तक तो सीधा जाने का मौका मिला, बाद में फिर कोलिजन हुआ, फिर टकरा के इधर आ गया, फिर कोलिजन हुआ, फिर टकरा के उधर गया, फिर कोलिजन हुआ, फिर टकरा के इधर आ गया। तो कम से कम एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो भी उसको थोड़ा सा फ्री डिस्टेंस कवर करने के लिए मिलेगा, उसे हम कहेंगे फ्री पाथ। अब ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ्स उसके पास हैं, अगर हम उन सबका मीन निकाल लें, एवरेज निकाल लें, मैथमेटिकल एवरेज बिल्कुल, तो उसे हम क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। और सरप्राइजिंगली ये आंसर भी बहुत छोटा है, ये है 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कि तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम। इतना छोटा सा डिस्टेंस है, ऐसा कोई बहुत दूर तक इलेक्ट्रॉन सीधा थोड़ी जाने वाला है। जस्ट आप इमेजिन करें 10 टू द पावर 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक छोटी सी वॉल्यूम में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रहे हैं, दे विल जस्ट हिट ईच अदर। अब इन्हें ध्यान से देखो, जितना इस मक्खी को सीधा चलने का मौका मिला वो हो गया फ्री पाथ। अब हर एक के फ्री पाथ का कैलकुलेशन कर लो, उसका सब मीन निकाल लो, वो क्या बन जाएगा? मीन Mean फ्री free पाथ। path. अब वो छोटा ही तो होगा, क्योंकि इनको चलना ही एक छोटे से स्पेस में है। बात समझ आई? Yes, sir. अब इसके साथ साथ एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, वी कॉल दिस एज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? कि एक इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन तक जितनी टाइम तक वो सीधा चलता रहा, जब तक वो अपने फ्री पाथ में था, उतने टाइम को हम क्या कॉल करेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहां कोलिजन किया और इसके बाद अगला कोलिजन अभी होने वाला है इसका, लेकिन अगली कोलिजन होने तक जो देर लगेगी, जो टाइम का गैप आएगा एक कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन के दरमियान में, उसे कहेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम। अब हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया तो T1 टाइम लगा, फिर T2 टाइम तक वो रिलैक्स रहा, फिर T3 टाइम, फिर T4, फिर T5, फिर T6, फिर T7 एंड सो ऑन। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, जिसे हम लिखते हैं टाउ,
ये हम कैलकुलेट करते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, ऐसे जाएं आप, जितने भी n पॉसिबल कोलिजन्स होंगे तो उसको लास्ट में n से डिवाइड कर दें आप। ये कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज है, हर छोटे छोटे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज टाउ रिलैक्सेशन टाइम। एंड फॉर योर सरप्राइज, ये टाइम भी बहुत थोड़ा सा होता है। ऐसा नहीं कि घंटों इलेक्ट्रॉन सीधा चलता रहेगा, ये होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। बहुत थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, मामूली सा। एंड दिस इज व्हाट, टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ सेकेंड। अब इस डिस्क्रिप्शन को देख के क्या समझ आया? इस पूरे डिस्क्रिप्शन के बाद हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, किसी वोल्टेज के, कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर वगैरह कुछ नहीं जोड़ी गई है, सिर्फ थर्मल एक्साइटेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी स्पीड से, यानी कि तकरीबन 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से लगातार इधर से उधर मूव करते रहते हैं। दे कोलाइड विथ ईच अदर, नेट डिस्प्लेसमेंट उनका जीरो हो जाता है, नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जितना थोड़ा सा डिस्टेंस वो सीधा चल सके उसका एवरेज निकालेंगे तो वो मीन फ्री पाथ होगा। जितना थोड़ा सा टाइम वो सीधा चल सके उसका एवरेज निकालेंगे तो वो होगा रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर का होगा और रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻⁴ सेकंड की ऑर्डर का होगा। बट ये सारा कुछ क्या करंट में कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा? क्या ये करंट बनाएगा? No. नहीं बनाएगा। No. और इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ये करंट इसलिए नहीं बनाएगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं। समझे ना बात को? Yes. Yes, sir. ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहीं गया ही नहीं। आप इन मक्खियों का एग्जांपल दिमाग में बिठाएं बस, वो उतनी जगह पे इधर से उधर उड़ी मार रहा है, बस कहीं गया ही नहीं वो। और जब हम करंट की बात करते हैं तो वी वांट द इलेक्ट्रॉन टू एक्चुअली माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर, हम ये चाहेंगे। लेकिन ये तो अब कहीं गया ही नहीं, तो हम बोलेंगे कोई करंट का कंट्रीब्यूशन नहीं, इट्स जस्ट जीरो। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि अगर हम यहां पर करंट बनाना चाहते हैं, करंट डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Area. यस, थोड़ा लॉजिकली सोचिए। एरिया बढ़ाना। एरिया बढ़ाएंगे। अच्छा, एरिया बढ़ाने से क्या होगा? चलो मैं अभी थोड़ा वक्त वेस्ट ही कर लेता हूं। एरिया बढ़ाने से क्या होगा? दो लोगों ने ये आंसर दिया, एरिया बढ़ाना। मैं चौंक गया आंसर सुन के आप लोगों का। एरिया बढ़ाने से क्या होगा? ये जार अगर मैं और बड़ा बनाऊं तो क्या मक्खियां कहीं माइग्रेट कर पाएंगी? होंगी तो जार में ही। Yes, sir. तो कैसे बनेगा करंट? कैसे बनेगा? एरिया बढ़ाने से इससे कुछ नहीं मिलेगा। उनको अगर मैं बड़ा एरिया भी बनाता हूं तो इलेक्ट्रॉन बड़े एरिया में माइग्रेट करके वहां का वहीं रहेगा, नेट जो फ्लो है वो तो जीरो ही रहेगा। Yes, sir. जरा सोचें कि अगर हमें इसका करंट बनाना है तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक डायरेक्शन में पुश करने की एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ताकि ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं थर्मल एनर्जी से, चलो ठीक है, इनकी मूवमेंट का फायदा उठाओ, मूव कर रहे हैं ना, थर्मल एनर्जी है तो ये मूव कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको एक डायरेक्शन दे दें, एक पुश दे दें कि भाई हरकत करते करते, मूव करते करते अपनी जगह पे मत चलो, थोड़ा थोड़ा आगे भी जाओ, थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो आगे भी जाओ। तो हमको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पे हमें काम पे लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम बस इलेक्ट्रॉन के जो ये रैंडम मोशन है उनको थोड़ा 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 करके आगे पुश करने लगे, और इन्हें समझ में भी नहीं आएगा। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. और ये Yes. काम कौन करता है? तो ये काम करती है बैटरी, सेल, पावर सोर्स। अब एक्चुअल पावर सोर्स किस तरीके से बिहेव करेगा, इसे हमें समझना पड़ेगा।
तब जाकर फिर हम आगे के कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यह बिहेवियर समझना होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी कि बैटरी या सेल लगाते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है। अब कंडक्टर में क्या होगा ये सेकंड स्टेज है। पहले ये समझें कि बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है, पावर सप्लाई क्या करेगा। तो आइए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर हम एक बहुत हल्का सा सिंपल सा सर्किट बना दें जिसमें हम अक्सर ये टर्म इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस, है ना। इसके साथ जुड़ी हुई एक सेल या एक बैटरी या एक पावर सोर्स। अब हम कहेंगे कि भाई करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये ऐसे। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं सिंबॉलिकली। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअल में यह हो क्या रहा है और इस रेजिस्टेंस का क्या ट्रू मीनिंग है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। क्या रेजिस्टेंस का मतलब एक टेढ़ी मेढ़ी वायर होती है? यस? No. नहीं। तो पहली स्टेप में हमको अब यह समझना पड़ेगा कि सेल करता क्या है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कि कंडक्टर में एक्चुअली क्या हो रहा होगा। काफी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुने। सबसे पहली बात, ये रेजिस्टेंस का मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा अप्लायंस, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बल्ब्स, फैंस, जहां पर हम इस बैटरी के थ्रू दी गई एनर्जी को यूज करते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. ये सब होगा कैसे, बड़े ध्यान से सुनिए। तो मैं थोड़ा बैटरी को ऐसे बड़ा बना देता हूं। ये मैंने बैटरी को ऐसे बड़ा बनाया, ठीक है। यहां से ये वायर्स निकल रही हैं, ये फाइनली किसी रेजिस्टेंस में से जाएंगी। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि वो कंपोनेंट जो क्या करेगा, बैटरी के थ्रू दी हुई एनर्जी को खर्च करेगा, उसको स्पेंड करेगा। अब यहां से समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज निकला। ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर से फ्लो करता गया, 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 और इस पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी किसने प्रोवाइड की? Resistance. नहीं, अरे बिल्कुल उल्टा बोल रहे हो तुम। Battery. बैटरी ने, क्योंकि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी ने इस चार्ज को मानो जैसे मोटिवेट किया, इस चार्ज में एनर्जी भरी, इस चार्ज को तैयार किया, इस चार्ज को एक्साइट किया कि चल भाग। तो ये चार्ज भागता भागता इधर आया। अब इसे एक ऐसे एलिमेंट में से पास होना है जो इसकी एनर्जी को कंज्यूम करने वाला है। तो ये चार्ज जब अंदर चलने की कोशिश करेगा, इस एलिमेंट में से पास करने की कोशिश करेगा, तो ये एलिमेंट इस चार्ज की एनर्जी को कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, यूज करेगा। तो जब ये चार्ज इस रेजिस्टेंस से बाहर आएगा तो क्या ये कुछ हद तक अपनी एनर्जी को खो चुका होगा? Yes, sir. बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. फिर ये चार्ज भागा भागा बैटरी के पास वापस आएगा कि मैं लुट गया, मैं लुट गया, मेरे पास अब कुछ बाकी नहीं बचा, मैं तो बर्बाद हो गया, आई हैव नथिंग लेफ्ट। बैटरी इस पर रहम दिखाएगी। बैटरी बोलेगी ठीक है बेटा, आ जा मेरे अंदर से चला जा। तो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ तो होगा। जब ये चार्ज फाइनली बैटरी से गुजर के बाहर आएगा तो फिर एक बार पूरी एनर्जी के साथ तैयार। ठीक हो गई बात? Yes, sir. फिर चार्ज ये भागा 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 जाएगा कहां? Resistance. रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा? Energy. उसकी एनर्जी को खा जाएगा। जैसे लाइट का बल्ब है, ये चार्ज जब उस लाइट के बल्ब में से जा रहा है तो रोशनी बाहर आ रही है, लाइट बाहर निकल रही है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ ना कि वहां एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ। वो लाइट की रोशनी आई कहां से? तो इस चार्ज के पास ही तो ली गई थी। Yes, sir.
एनीवे ये रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी को खा जाएगा। फिर चार्ज जब रेजिस्टेंस से बाहर आ जाएगा तो क्या वो अपनी एनर्जी खो चुका होगा? Yes, sir. Yes, sir. वो फिर बैटरी के पास आ जाएगा, भाई मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। बैटरी फिर उस पे अपना रहम करेगी, बोलेगी ठीक है भाई मेरे अंदर से चल। जब ये चार्ज बैटरी के अंदर से फिर एक बार जाएगा तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्ले होगा, कुछ तो फोर्स वर्क डन होगा उस पे, और फाइनली फिर एक बार उस चार्ज को मोटिवेट करके, तैयार करके, एनर्जी देके रेडी करेंगे। ये साइकिल चलती रहेगी। तो बैटरी हर बार कर क्या रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है या चार्ज सप्लाई कर रही है? एनर्जी एनर्जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ व्हाट? बैटरी किस चीज का सोर्स है? एनर्जी एनर्जी का। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है। चार्ज तो कंडक्टर में पहले से मौजूद है, सिर्फ उन चार्जेस को एनर्जी देके चलाना है। मानो जैसे ये जो चार्जेस हैं ये छोटे छोटे कैरियर्स हैं, ट्रक्स हैं, मान लो ट्रक जो एनर्जी ढोते हैं, बैटरी में से एनर्जी भरते हैं, जाके रेजिस्टेंस में डंप करते हैं, फिर बैटरी में से एनर्जी भरते हैं, फिर जाके रेजिस्टेंस में डंप करते हैं। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि बैटरी ये चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करेगी, ना कि चार्ज सप्लाई करे। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्जेस। गेटिंग इट? Yes, sir. और बैटरी से दी गई एनर्जी को कौन कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन Resistance. कौन कैरी करेगा? आप सुन नहीं रहे हैं ठीक से। चार्जेस चार्जेस कैरी करेंगे। और उसको खर्च कौन करेगा? यूज कौन करेगा? यूटिलाइजेशन किस Resistance. कौन करेगा? रेजिस्टेंस करेगा। और मैंने रेजिस्टेंस का मतलब आपको साफ बता दिया। रेजिस्टेंस हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक टर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत में रेजिस्टेंस कोई अप्लायंस या कोई डिवाइस होता है जहां पर हम बैटरी से दी गई एनर्जी को स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर वो हमारा फैन हो, एसी हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, फ्रिज हो, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो, कोई बड़े से बड़ा अप्लायंस या छोटे से छोटा अप्लायंस। अब इसीलिए देखो, एक ड्राई सेल हम लेके आते हैं, उसको हम किसी टेप रिकॉर्डर में या किसी चीज के अंदर लगाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो खत्म हो गया। खत्म हुआ मतलब क्या हुआ? उस सेल में अब और ज्यादा एनर्जी देने की ताकत नहीं बची, हम उठा के फेंक देते हैं उसको। आ रहा है ना Yes. बात? तो उसकी एनर्जी को हमने क्या किया? उसकी एनर्जी को हमने यूज किया, हमने उससे लाइट जलाई, या हमने उससे कोई म्यूजिक प्ले किया, या हमने उससे कोई कॉल वॉल किया, या हमने उससे कोई टॉय बनाया, खेला, समथिंग लाइक दैट। गेटिंग इट? यस सर अब इस बात पर आते हैं कि ये बैटरी जब हम किसी कंडक्टर को देंगे तो क्या होगा? कंडक्टर के साथ जब हम उसे जोड़ें तो क्या होगा? तो आइए अब इस चीज को जरा गहराई से समझते हैं कि ये हमारा कंडक्टर था, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये कंडक्टर था। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री चार्जेस होंगे, तो चलो मैं आसानी से समझ में आए इसलिए कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहां पे ले रहा हूं, आसानी से समझ में आए इसलिए। ठीक है, एक ही पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, चलो, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये एक चार्ज लिया मैंने यहां। अब मैंने इस पे बैटरी जोड़ी, मतलब बेसिकली मैं ऐसे वायर्स का इस्तेमाल करूंगा और इसके अंदर बैटरी जोड़ रहा हूं, तो ये कुछ यूं कर रहा हूं मैं, लाइक दिस। तो इस पे हम एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ आई बात? यस Yes, सर sir. अब वैसे भी इस चार्ज का थर्मल एक्साइटेशन हो रहा था, और वैसे भी ये चार्ज रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा था। लेकिन अब इसके रैंडमली इधर उधर मूव करने में एक एडवांटेज क्या होगा कि मान लो ये इधर गया, फिर थोड़ी देर के बाद इधर गया, फिर थोड़ी देर के बाद इधर गया, फिर थोड़ी देर के बाद इधर गया, फिर उधर से थोड़ा इधर आया, फिर उधर से थोड़ा इधर आया, और आके कहीं थोड़ी देर के बाद हमने देखा हमको यहां मिला। अब गौर करो, इसने शुरू कहां से किया था? ये इस जगह से, मान लो यहां मैं 1 लिख रहा हूं, यहां से, और थोड़ी देर के बाद ये एंड कहां कर रहा है? ये 2 जो मैंने यहां पे लिखा।
तो क्या ये इफेक्टिवली थोड़ा सा आगे खिसक गया? Yes, sir. गौर करो, क्या ये Yes. थोड़ा सा इफेक्टिवली आगे खिसक गया? Yes, sir. अब ऐसा थोड़ा 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 आगे खिसकते 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 ये अपना पूरी जर्नी पूरी कर लेगा और फाइनली ये करंट को कंट्रीब्यूट करेगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. जबकि पिछले केस में क्या हो रहा था कि वो घूम फिर के, ये देखो मैंने इंटेंशनली डायग्राम भी वैसी ही बनाई, वो घूम फिर के जहां से शुरू किया था वहीं एंड कर रहा था। ठीक है Yes, बात? sir. यहां से मान लो इसने शुरू किया और एट द एंड वो एंड भी वही कर रहा है, तो इफेक्टिवली कोई मोशन ही नहीं हुआ उसका। लेकिन अब हम चूंकि बैटरी या सेल या कोई पावर सप्लाई यहां पे लगा रहे हैं जिससे एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेवलप हुई, तो उस इलेक्ट्रॉन को, उस चार्ज को थोड़ा थोड़ा उधर का धक्का मिला। हालांकि वो अपने अपने लेवल पे चल रहा है, लेकिन हमने उसको थोड़ा थोड़ा उधर भी धक्का दिया। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो इफेक्टिवली उस चार्ज का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक थोड़ी सी वेलोसिटी उसको मिली, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या कॉल करेंगे हम इसको? Drifting. ड्रिफ्टिंग। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अब ड्रिफ्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक रहा है। जरा इस डायग्राम को देखें, कुछ हद तक ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको। रैंडमली आगे जा रहे हैं, देखो सारे के सारे टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली थोड़ा थोड़ा करते क्यों ना हो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं एक 5-7 मिनट लेक्चर थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, हमें इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हम छोड़ दें और कल दोबारा नए लेक्चर से इसमें बात करने लगे तो मुझे ये कहानी फिर एक बार आपको बतानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की हल्की सी ड्रिफ्टिंग हो गई, और वो ड्रिफ्टिंग इसलिए हुई क्योंकि हमने यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई, एक फोर्स दिया, एक पुश दिया, एक हल्का सा धक्का दिया उसको। जैसे वो होता है ना, बारात में लोग नाचते जा रहे हैं, अब अपनी जगह पे हर कोई नाच रहा है लेकिन इफेक्टिवली बारात आगे जा रही है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कुछ कुछ वैसा। उसमें नाचने वाले हर हर इंसान को ये लग रहा है मैं अपनी जगह पे खड़े होकर नाच रहा हूं, लेकिन वैसा नहीं है, एक्चुअली वो थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है, धीमे धीमे ही सही। ठीक है? तो आगे बढ़ता भी जा रहा है। अब इसमें मैं एक 2-3 बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ये कि जैसे ही हमने यहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई ना, वैसे ही हम ये देखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इन चार्जेस पर एक फोर्स एक्ट होने लगेगा, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जिसे लिखा जा सकता है E इंटू ई। याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, QE, recall this, QE, the force on any given charge can be written as magnitude of charge multiplied by electric intensity. कैसा? Yes. Yes, sir. तो मैं इसको बस जनरल फोर्स F इज इक्वल टू ई ऐसे लिखता हूं, लेकिन किसी गिवन सिचुएशन में फोर्स तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां क्या पता चला कि इन चार्जेस पर अब एक एक्सेलरेशन एक्ट होने लग गया है, जो लिखा जाएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। अब ये एक्सेलरेट हो गए, आगे बढ़ने लग गए, नेट लेवल पर डिस्प्लेस होने लग गए। आ गई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अब इनकी जो वेलोसिटीज होंगी, अलग अलग लेवल पर इनकी जो वेलोसिटीज होंगी, अगर हम उन वेलोसिटीज को फाइंड आउट करने लगे तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी चार्ज नंबर 1 के लिए यूं लिखी जा सकती है, इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस एक्सेलरेशन इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम t1, कोलिजन तक का जो भी टाइम रहा होगा उसका। Yes, sir. क्योंकि ये चलते चलते कोलाइड भी कर रहा है, तो चलो भाई एक्सेलरेट भी हुआ, थोड़ा कोलाइड भी हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर कोलाइड हुआ, फिर आगे बढ़ा। अब ये बताओ किसी सेकंड चार्ज का मैं कैसे लिखूं मामला, u2 प्लस a इंटू T2। किसी थर्ड चार्ज का कंडीशन हम कैसे लिखें?
u3 प्लस जो एक्सेलरेशन है a इंटू t3, और यूं ही करते करते किसी n नंबर के चार्ज का हम कैसे लिखें, un प्लस a इंटू tn। अब इन सब की जो नेट वैल्यू निकलेगी, जो इफेक्टिव वैल्यू निकलेगी, जो टोटल वैल्यू निकलेगी, उसी वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, Yes, sir. तो हम कह सकते हैं कि यहां ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ये सारी वेलोसिटीज का वेक्टर एडिशन बेसिकली देखा जाए तो, यूं ही नहीं लेना है, ऑफ कोर्स इसे वेक्टोरियली लेना है, ये सारों का वेक्टर एडिशन, ये सब वेक्टर्स में चलेंगे ऑफ कोर्स। ओके, ये सब कुछ वेक्टर्स में होगा, नो डाउट। अब जरा ये v1 v2 v3 यहां सब्स्टिट्यूट करें और देखें क्या होता है। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम लिखें तो v1 के लिए आ गया u1, उसी तरीके से v2 के लिए आ जाएगा u2 प्लस v3 के लिए आ जाएगा u3 प्लस सो ऑन टिल आई हैव un, प्लस इसमें कॉमन एक्सेलरेशन, एंड देन आई मे कंटिन्यू विद t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन टिल आई गो फॉर tn। यस, माइक ऑफ रखें प्लीज। Yes, sir. हाँ, हम इसमें एक मिस्टेक कर रहे हैं, एक्चुअली बात अधूरी रह गई मेरी। जब हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो हम इन सभी वेलोसिटीज का एक्चुअली में ले रहे होंगे एवरेज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा ना, मीन लेना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर भी हम इसको ऐसे करके, ये फाइनली मैं इसको 1/n से मल्टीप्लाई कर देगा। अब आप याद करें कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज है, इनका वेक्टर सम क्या हो रहा था, याद करें आप। ये देखें, इनिशियल वेलोसिटीज का वेक्टर सम क्या हो रहा था, Zero. जीरो। ये इनिशियल वेलोसिटीज तो इनके पास पहले से थी थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, तो ये सारा टर्म इफेक्टिवली हो जाएगा जीरो। अब जो बचा उसे ठीक से लिखें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये मैं पहले लिख लेता हूं 1/n, फिर उसके बाद ये a, एंड देन आई हैव दिस t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस टू ऑन टिल nth कोलिजन। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसे लिख लें, ये a इंटू 1/n। अब ये मैं आपको समझ आए इसलिए करली ब्रैकेट में ले रहा हूं। अब ये बताएं कि ये चीज क्या है, याद करें, अभी Average पढ़ा time. चुका हूं, अभी पढ़ा चुका हूं। रिलैक्स टाइम। हाँ, रिलैक्स टाइम नहीं, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। आ गया दिमाग में। यस Yes, सर। sir. तो फिर फाइनली इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन हमें क्या मिली, ये एक्सेलरेशन आ गया इनटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब आप मुझे बताएं कि हमने इस एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन बनाई थी, ये रही इक्वेशन। आ गया। Yes, sir. तो क्या हम इसे कंप्लीट कर लें ऐसे, E बाई m इंटू टाउ, और इसी चीज को बच्चों अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो हम लिख सकते हैं E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, और अल्टीमेटली फाइनली इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो आगे बढ़ने लगेंगे, Yes, और जैसे sir. जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, दे में कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। अब इस सब में सबसे ताज्जुब वाली बात, सबसे यूनिक बात अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन पूरा करते हैं तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इतनी आती है। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती है, बहुत धीमी सी थोड़ी सी वैल्यू आती है। थर्मल वेलोसिटी ज्यादा थी 10⁵ +5, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम है। अब भले काफी कम है, लेकिन थोड़ा 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 करते करते क्या हम इलेक्ट्रॉन को आगे ही पुश कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा इंटेंशन तो पूरा हो रहा है, हमें तो बस यही चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन का बंच जो है वो धीरे 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 आगे जाए और उससे करंट बने।
तो बैटरी लगाने के बाद ये होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जोड़ने से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्टिंग आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा करके आगे बढ़ने लगेंगे। अभी ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, हमें इसमें बहुत कुछ समझना है। हमें अब करंट तक की इक्वेशन तक जाना है और फिर उसके बाद मोबिलिटी समझना है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का क्या मतलब है। फिलहाल इस पॉइंट पर हम यहां पे रुक जाते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, ये खास बात है। अब मैंने यहां पे माइनस तो सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ इसे वेक्टोरियली लिखा तो सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ये मैं एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज का दे रहा था, लेकिन जरा सोचें यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो ई के साथ जाएगा कि ई के अपोजिट जाएगा? E के अपोजिट। ई के अपोजिट जाएगा। शाबाश बेटा। तो वेक्टोरियली अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूं तो मुझे यहां माइनस लगाना पड़ेगा, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर्टिकुलरली। और ये माइनस हम लगाते ही हैं क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब समझाते वक्त चूंकि चीजें आपको आसानी से समझ में आई, इसलिए मैं एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज का ले रहा था, बट प्रैक्टिकली कंडक्टर में कौन फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज तो वहां होता नहीं है, वहां कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा। तो हमें यहाँ पे माइनस भी लगाना होगा। ओके, यस सर। Yes. अब इसके आगे का जो डिस्कशन है कि इससे करंट कैसे बनेगा और ओवरऑल लेवल पर चार्ज की मोबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई। यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए रुक जाते हैं।